हाय गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर का, वो है पावर एंगल इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पावर एंगल इक्वेशन। तो पावर एंगल इक्वेशन हम अल्टरनेटर के लिए भी निकालेंगे, यानी कि जनरेटर के लिए और मोटर के लिए भी। तो पहला केस देखते हैं, फॉर जनरेटर केस वन। जनरेटर के लिए तो जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, याद करिए। यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए, यह है आर ए, यह है एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्लस माइनस वीटी टर्मिनल वोल्टेज, और यहां से करंट जो जा रही है वो है आई ए, दैट इज आर्मेचर करंट। ये है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अल्टरनेटर। तो यहाँ पे हमें फेजर बनाना पड़ सकता है। यहाँ पे हम फेजर भी चाहें तो बना सकते हैं इसका। और पावर एंगल इक्वेशन, यहाँ पे एंगल का टर्म आ रहा है तो हमें एंगल को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम टर्मिनल वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं, तो जिसको भी हम रेफरेंस मानते हैं उसका वोल्ट एंगल जो होता है वो जीरो होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज का एंगल जीरो हो गया, तो ई ए का एंगल हो गया डेल्टा। क्योंकि जनरेटर के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ई ए है वो लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज। तो हम मान लेते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डेल्टा एंगल से लीड कर रहा है। डेल्टा को ही हम बोलते हैं लोड एंगल। तो यहां से अगर हम आर्मेचर करंट निकालने की कोशिश करें तो क्या मिल जाएगा हमें, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू ई ए एंगल डेल्टा माइनस वी टी एंगल जीरो डिवाइडेड बाई आर ए प्लस जे एक्स एस। ये जे कर लीजिएगा, आर ए प्लस जे एक्स एस। ये हो गया हमारा आर्मेचर करंट। टेक इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक चीज और देखिए, आर ए प्लस जे एक्स एस, ये है आर ए प्लस जे एक्स एस। यही क्या है हमारा सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड अगर हम, ये अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, अगर इसे पोलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड एस एंगल थीटा एस। जेड एस का जो मॉड है हम कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ जेड एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर। थीटा एस क्या हो जाएगा, थीटा एस हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एस अपॉन आर ए। तो ये आपका जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फ्रॉम रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इसे आप लिख सकते हो फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर। हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स पावर निकालना हो या कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर, तो आप मुझे बताइए ये इक्विवेलेंट सर्किट देख के आप बता सकते हो कि ये जनरेटर कितना कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर करेगा। जो पावर डिलीवर किया जाता है उसमें हम टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं, क्योंकि जो आप लोड लगाओगे वो टर्मिनल पे लगाओगे, और करंट कितनी है आई ए। तो कॉम्प्लेक्स पावर कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड, कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट का कॉन्जुगेट। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, और करंट है आर्मेचर करंट। यह इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से आई ए की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी ए, आई ए की वैल्यू क्या है, ई ए एंगल डेल्टा माइनस वी टी एंगल जीरो डिवाइडेड बाई आर ए
प्लस जे एक्सेस का कॉन्जुगेट, बिकॉज करंट का कॉन्जुगेट है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम किसी टर्म को कॉन्जुगेट से बाहर लेके आते हैं तो जो एंगल है उसका साइन रिवर्स हो जाता है। तो चलिए एंगल का साइन हम रिवर्स कर देते हैं। आर ए प्लस जे एक्सेस को भी हमें, आर ए प्लस जे एक्सेस अभी किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसे हम लिख लेते हैं पोलर फॉर्म में। सो वी ए, सॉरी नॉट वी ए, से वी टी कर लीजिएगा, वी टी ये एंगल डेल्टा माइनस वी टी एंगल जीरो डिवाइडेड बाई आर ए प्लस जे एक्सेस को कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा जेड एस एंगल थीटा एस। अब ये कॉन्जुगेट हमें हटाना है। कॉन्जुगेट को जैसे ही हम हटाएंगे सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा वी टी ई ए एंगल माइनस डेल्टा माइनस वी टी एंगल जीरो डिवाइडेड बाई जेड एस एंगल माइनस थीटा एस। कॉन्जुगेट हमने हटा दिया, एंगल सारे रिवर्स हो गए। डेल्टा क्या है, लोड एंगल, याद रखिएगा डेल्टा है लोड एंगल, और थीटा एस क्या है, इम्पीडेंस एंगल। ठीक, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। यह कॉम्प्लेक्स पावर है एस, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वी टी ई ए एंगल माइनस डेल्टा अपॉन जेड एस एंगल माइनस थीटा एस माइनस वी टी एंगल जीरो डिवाइडेड बाई जेड एस एंगल माइनस थीटा एस। वी टी का भी मल्टीप्लीकेशन अंदर करते हैं, तो ये हो जाएगा वी टी ई ए बाई जेड एस एंगल माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा ये माइनस थीटा एस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस थीटा एस, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस वी टी इंटू वी टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड एस, और एंगल क्या हो जाएगा, जीरो प्लस थीटा एस, तो सिर्फ थीटा एस आ जाएगा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय अल्टरनेटर, या कॉम्प्लेक्स पावर एट द टर्मिनल ऑफ अल्टरनेटर, क्योंकि हमने टर्मिनल का वोल्टेज लिया है वीटी। तो कॉम्प्लेक्स पावर हमें मिल गया, तो हम यहां से एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं। कैसे, एक्टिव पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी ई ए बाई जेड एस कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस। ये हमने निकाल लिया एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे, जहां पे कॉस है उसको साइन से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस वी आई साइन फाइव। रिएक्टिव पावर Q कैसे निकालेंगे, जहां पे कॉस है उसको साइन कर दीजिए, वी टी ई ए बाई जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई जेड एस साइन थीटा एस। ये हमें मिल गया रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ऑफ अल्टरनेटर डिलीवर्ड टू लोड है ये।
हम क्या चाहते हैं कि पावर मैक्सिमम हो। इसे मान लेते हैं फिर से इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी। बट हम क्या चाहते हैं कि एक्टिव पावर मैक्सिमम होना चाहिए ताकि हम अपने लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करें। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर, मैक्सिमम एक्टिव पावर की कंडीशन क्या हो जाएगी, हम हमारे पास दो कॉस के टर्म है। एंगल के टर्म को अगर हम मैक्सिमम कर दें तो हमें मैक्सिमम एक्टिव पावर मिल जाएगा। तो देखिए, या तो आप कॉस थीटा एस को मिनिमम कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, या कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा की वैल्यू वन कर सकते हो। बट थीटा एस क्या है, इम्पीडेंस एंगल, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम डेल्टा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा की वैल्यू अगर वन हो जाए तो हमारा एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा इज इक्वल टू वन। तो कॉस वन क्या हो जाता है, कॉस जीरो। तो थीटा एस इज इक्वल टू डेल्टा। ये हो जाएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर डिलीवर्ड टू द लोड। नाउ कंडीशन फॉर, अब यही जो कंडीशन है इसी कंडीशन पर रिएक्टिव पावर निकालिए। अप्लाई द सेम कंडीशन फॉर इक्वेशन सी। अप्लाई सेम कंडीशन फॉर इक्वेशन सी, यानी कि जब हमारा एक्टिव पावर मैक्सिमम होगा तब रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी। तो Q इज इक्वल टू थीटा एस को डेल्टा के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, साइन जीरो। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला टर्म। सो वी टी स्क्वायर माइनस वी टी स्क्वायर जेड एस साइन थीटा एस। तो मैक्सिमम एक्टिव पावर की कंडीशन के दौरान रिएक्टिव पावर नेगेटिव आ रहा है, Q की वैल्यू लेस देन जीरो है। Q की वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब पावर फैक्टर इज लीडिंग। Q की वैल्यू जीरो, Q की वैल्यू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर फैक्टर हमारा लीडिंग है। तो सिंक्रोनस मोटर मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा इन द केस ऑफ ओनली लीडिंग पावर फैक्टर। तो नोट लिख लीजिएगा, अल्टरनेटर delivers मैक्सिमम पावर या एक्टिव पावर टू द लोड in case of leading power factor only, leading power factor of load only। इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक, अब अगर हमारा जो कनेक्शन है वो स्टार है तो क्या चेंजेस आएगा, फॉर स्टार कनेक्शन। फॉर स्टार कनेक्शन हमने P और Q की वैल्यू निकाली हुई है। तो अगर टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ फेज में होते हैं, इफ VT and EA are phase voltages,
then active power P and reactive power Q are P phase and Q phase, यानी कि सिंगल फेज पावर। बट अगर VT और EA लाइन वोल्टेजेस हैं, इफ VT एंड EA आर लाइन वोल्टेजेस, तो क्या होगा? स्टार कनेक्शन के लिए लाइन वोल्टेज क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ फेज, राइट? तो VT इंटू EA क्या हो जाएगा? VT इंटू EA, क्योंकि VT इंटू EA का टर्म आ रहा है हमारे एक्टिव और रिएक्टिव पावर में। एक्टिव पावर ये आप चेक कर सकते हो, VT इंटू EA, VT इंटू EA या VT का स्क्वायर। मतलब हमें वोल्टेज दो दो बार का मतलब मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। तो VT इंटू EA क्या हो जाएगा? VT अगर लाइन वोल्टेज है तो इसका फेज वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ VPH। EA अगर लाइन वोल्टेज है तो ये हम क्या लिख सकते हैं? √3 टाइम्स ऑफ EPH। मतलब VT इंटू EA क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ VPH डॉट EPH या VT डॉट EA। मतलब यहां से हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि अगर हम लाइन वोल्टेज लेना चाहते हैं तो हमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बट अगर फेज वोल्टेज हमने लिया है, 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने VT और EA को लाइन वोल्टेज लिया है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना पड़ेगा यहाँ पे। बट अगर हमने फेज वोल्टेज लिया है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, डेवलप्ड पावर। ये तो कॉन्सेप्ट था डिलीवर्ड पावर का। आप इक्विवेलेंट सर्किट देख के बताइए, हमने अभी जो पावर निकाला है वो डिलीवर्ड पावर है कि जो अल्टरनेटर है वो कितना पावर डिलीवर करेगा लोड को। डिलीवर्ड पावर कैसे? जो लोड है हमने टर्मिनल पे लगाया हुआ है, इसीलिए डिलीवर्ड पावर के दौरान हम जो वोल्टेज है वो VT लेके चल रहे थे। अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो डेवलप्ड पावर है। डेवलप्ड पावर में करंट तो सेम है, आइए वोल्टेज कौन सा लेंगे? वोल्टेज हम लेंगे EA। सही है, क्योंकि जो पावर डेवलप हो रहा है वो तो आर्मेचर में हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक जो पावर पहुंच रहा है वही तो पावर एक्चुअल में लोड को डिलीवर होगा। तो ये वाला पावर तो हमने निकाल लिया, दैट इज टर्मिनल पावर या डिलीवर्ड पावर। अब हम निकालते हैं डेवलप्ड पावर, वो होगा यहाँ पे। तो अब डेवलप्ड पावर क्या हो जाएगा? EA इंटू IA। सही है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा डेवलप्ड पावर ऑफ अल्टरनेटर। डेवलप्ड पावर ऑफ अल्टरनेटर, S डेवलप्ड बराबर EA IA कॉन्जुगेट। वहां पे क्या था? VT IA कॉन्जुगेट। यहाँ पे हो जाएगा डेवलप्ड पावर के केस में EA IA कॉन्जुगेट। तो आइए हमने निकाला हुआ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। EA एंगल डेल्टा, IA क्या हो जाएगा? EA एंगल डेल्टा माइनस, ऊपर देख लीजिएगा हमने निकाला हुआ है, VT एंगल 0 डिवाइडेड बाई ZS एंगल थीटा S का होल कॉन्जुगेट। S डेवलप्ड को हम SD से रिप्रेजेंट करेंगे या DEV लिख दीजिए, S डेवलप्ड। तो S डेवलप्ड क्या हो जाएगा? EA एंगल डेल्टा, कॉन्जुगेट्स हम हटाते हैं, सारा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स। सो ये हो जाएगा EA एंगल माइनस डेल्टा, जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर लेते हैं,
ZS एंगल माइनस थीटा एस माइनस VT एंगल 0 अपॉन ZS एंगल माइनस थीटा एस. So S developed is equal to EA एंगल डेल्टा EA अपॉन ZS एंगल थीटा एस ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस थीटा एस. तो थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस VT अपॉन ZS एंगल थीटा एस ऊपर जाएगा, प्लस थीटा एस, जीरो जीरो ही रहेगा. अब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो एस डेवलप्ड यानी कि पावर, कॉम्प्लेक्स पावर डेवलप्ड या अपेरेंट पावर डेवलप्ड क्या हो जाएगा, ईए का मल्टीप्लिकेशन अंदर करिए, ईए स्क्वायर एंगल अपॉन जेड एस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा एस माइनस डेल्टा तो पहले से है, एक और डेल्टा मल्टीप्लिकेशन में है तो एंगल ऐड हो जाएगा, माइनस ई ए वी टी अपॉन जेड एस एंगल थीटा एस प्लस डेल्टा. तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें अपेरेंट पावर कितना मिल जाएगा, एस डेवलप्ड ई ए स्क्वायर बाई जेड एस एंगल थीटा एस माइनस ई ए वी टी अपॉन जेड एस एंगल थीटा एस प्लस डेल्टा. तो ये हमें मिल गया अपेरेंट पावर डेवलप्ड. तो यहां से हम एक्टिव पावर डेवलप निकाल सकते हैं. एक्टिव पावर डेवलप्ड कितना हो जाएगा, P डेवलप्ड ये हो जाएगा ई ए स्क्वायर बाई जेड एस कॉस थीटा एस माइनस ई ए वी टी बाई जेड एस कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा. ये हो जाएगा एक्टिव पावर डिलीवर्ड. रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड भी हम निकाल सकते हैं, Q डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर बाई जेड एस, कॉस की जगह हमें क्या कर देना है, साइन थीटा एस माइनस ई ए वी टी अपॉन जेड एस साइन थीटा एस प्लस डेल्टा, साइन थीटा एस प्लस डेल्टा. ये हो गया रिएक्टिव पावर डेवलप्ड. बट हम क्या चाहते हैं, हमारा जो एक्टिव पावर है, जो एक्चुअल पावर है वो मैक्सिमम हो. तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी. तो इक्वेशन बी, अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम डेल्टा को कंट्रोल कर सकते हैं. तो कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, बताइए. अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू -1 हम कर देते हैं तो ये वाला टर्म भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा. तो कॉस की वैल्यू -1 कब होती है, फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर, फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, -1. और कॉस की वैल्यू -1 होती है 180 पे. तो थीटा एस प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180. तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा एस. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्टिव पावर है वो मैक्सिमम डेवलप हो, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 माइनस थीटा एस. तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. तो जनरेटर का हमने डिलीवर्ड पावर भी निकाल लिया और डेवलप्ड पावर भी निकाल लिया. अब चलते हैं मोटर के केस में.
हेडिंग डाल लीजिएगा पावर एंगल इक्वेशन फॉर मोटर। पावर एंगल इक्वेशन फॉर मोटर। मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा। यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए, यहाँ पे है टर्मिनल वोल्टेज वी टी, यह है आर ए, यह है जे एक्स एस। अब जो करंट होगी वो सप्लाई के थ्रू आएगी। अब ये मोटर करंट सप्लाई नहीं करेगा, मोटर करंट लेता है, तो ये जो डायरेक्शन है करंट की वो रिवर्स हो जाएगी। हमने फिर से टर्मिनल वोल्टेज को ही क्या लेना है, रेफरेंस, तो टर्मिनल वोल्टेज का एंगल हो जाएगा 0। अब टर्मिनल वोल्टेज लीड करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तभी ये होगा मोटर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ए का एंगल कितना हो जा ले लेते हैं, माइनस डेल्टा ले लेते हैं, राइट। डेल्टा है हमारा लोड एंगल, टर्मिनल वोल्टेज लीड कर रहा है बाय डेल्टा, क्योंकि ई ए का एंगल माइनस डेल्टा है और वी टी का एंगल है 0, तो वी टी का एंगल बड़ा हुआ। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट फॉर मोटर। यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई ए। करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है, तो ये हो जाएगा वी टी एंगल 0 माइनस ई ए एंगल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई आर ए प्लस जे एक्सेस, यानी कि आर ए प्लस जे एक्सेस, यानी कि जेड एस इम्पिडेंस, सिंक्रोनस इम्पिडेंस। तो इसका जो ये अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, जेड एस एंगल थीटा एस। तो ये हो जाएगा इसका करंट। अब हम टर्मिनल का पावर निकालते हैं, एस कॉम्प्लेक्स पावर एट द टर्मिनल। तो ये कॉम्प्लेक्स पावर एट द टर्मिनल क्या कहलाएगा, हम जो सप्लाई दे रहे हैं मोटर को, वो सप्लाई हमने इस टर्मिनल पे लगाया हुआ है, तो हम बोलेंगे इनपुट पावर या एपरेंट इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी आई ए का कॉन्जुगेट, राइट। ये आई होप क्लियर है। डेवलप्ड क्या हो जाएगा, ई ए आई ए, बट यहाँ पे इसे हम बोलेंगे इनपुट पावर, क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं टर्मिनल से और टर्मिनल का वोल्टेज है वी टी, तो इनपुट एपरेंट पावर हो जाएगा वी टी इंटू आई ए। आई ए हमने निकाला हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, एस इनपुट इज इक्वल टू वी टी, आई ए की वैल्यू क्या निकाला है हमने, वी टी एंगल 0 माइनस ई ए एंगल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई जेड एस एंगल थीटा एस का होल कॉन्जुगेट। चलिए कॉन्जुगेट से बाहर निकालते हैं, एंगल क्या हो जाएगा, रिवर्स। सो बी टी 0 है तो 0 ही रहेगा, कि माइनस 0 वही रहता है, डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर है उसको अलग कर लेते हैं, जेड एस एंगल माइनस थीटा एस माइनस ई ए एंगल माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन जेड एस एंगल माइनस थीटा एस। कॉन्जुगेट्स हमने हटा दिया। अब एस इनपुट इज इक्वल टू वी टी का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सो वी टी का स्क्वायर अपॉन जेड एस, टोटल एंगल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का माइनस थीटा एस ऊपर जाएगा प्लस थीटा एस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा प्लस थीटा एस माइनस ई ए वी टी बाई जेड एस एंगल डेल्टा, और डिनोमिनेटर का जो एंगल है वो माइनस थीटा एस है, ऊपर जाएगा प्लस थीटा एस। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा प्लस थीटा एस। तो ये हमने निकाल लिया
एपरेंट इनपुट पावर, इतनी एपरेंट इनपुट पावर हम दे रहे हैं मोटर में। तो यहां से एक्टिव पावर हम निकाल सकते हैं कि कितना एक्टिव इनपुट पावर दिया जा रहा है मोटर को, VT² बाई ZS। एंगल को कॉस के टर्म में लिख देते हैं, सो कॉस थीटा एस माइनस EA VT बाई ZS कॉस डेल्टा प्लस थीटा एस। ये एक्टिव पावर है जो हम इनपुट दे रहे हैं मोटर को, उसका फॉर्मूला है। सिमिलरली हम रिएक्टिव पावर को लिख सकते हैं, इनपुट रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू VT² बाई ZS कॉस थीटा एस माइनस, सॉरी रिएक्टिव पावर हम कॉस को साइन से रिप्लेस कर देते हैं, साइन थीटा एस EA VT बाई ZS, ये हो जाएगा साइन डेल्टा प्लस थीटा एस। ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर कितना हम इनपुट में दे रहे हैं मोटर को। राइट। अब अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम इनपुट पावर की कंडीशन निकालना, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इनपुट पावर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एक्टिव इनपुट पावर। तो मैक्सिमम एक्टिव इनपुट पावर की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये डेल्टा वाला टर्म है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस डेल्टा प्लस थीटा एस की वैल्यू अगर -1 हम कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस डेल्टा प्लस थीटा एस शुड बी -1। डेल्टा प्लस थीटा एस हमें 180 पे -1 मिलता है कॉस के टर्म में, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 माइनस थीटा एस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इनपुट पावर टू सिंक्रोनस मोटर की, इसे याद रखिएगा। अब हम चलते हैं डेवलप्ड पावर इन मोटर की कंडीशन निकालने। अब बताइए पावर जो डेवलप हो रहा है मोटर के अंदर वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इनपुट हम यहाँ से दे रहे हैं, तो इनपुट पावर तो हमने निकाल लिया है। अब डेवलप्ड पावर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EA वाला टर्म लेंगे वोल्टेज के लिए। तो डेवलप्ड पावर इन मोटर, डेवलप्ड पावर इन मोटर, so S developed is equal to EA IA conjugate S developed EA का एंगल है मोटर के केस में माइनस डेल्टा, IA की वैल्यू हमने क्या निकाली है, VT एंगल 0 माइनस EA एंगल माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई ZS एंगल थीटा S का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बाहर निकालिए या कॉन्जुगेट हटा दीजिए, तो S डेवलप्ड हमें क्या मिलेगा, EA एंगल माइनस डेल्टा VT 0, डिनोमिनेटर को अलग कर लेते हैं, यह आ जाएगा ZS, ये ZS माइनस थीटा S माइनस EA माइनस डेल्टा का हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाई ZS एंगल माइनस थीटा S। करेक्ट। अब S डेवलप्ड क्या हो जाएगा, EA इंटू VT अपॉन ZS, हम एंगल को डायरेक्ट लिख सकते हैं, थीटा एस ऊपर जाएगा प्लस थीटा एस
तो अब प्लस थीटा एस और माइनस डेल्टा मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म में एंगल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस ये का मल्टीप्लीकेशन होगा ये स्क्वायर बाय जेड एस, एंगल हमारे पास एक डेल्टा है, ऊपर वाला डेल्टा इसमें ऐड हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा थीटा एस प्लस में हो जाएगा, माइनस थीटा एस है तो प्लस थीटा एस। तो यहां से डेल्टा और डेल्टा हो गया कैंसिल आउट। हमें डेवलप्ड पावर फॉर मोटर कितना मिल गया, ई ए डॉट वी टी बाई जेड एस एंगल डेल्टा एस माइनस थीटा माइनस ई ए स्क्वायर बाई जेड एस एंगल थीटा एस। ये हो गया डेवलप्ड अपेरेंट पावर। तो डेवलप्ड एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर आप निकाल सकते हो। पी डेवलप्ड क्या हो जाएगा, ई ए वी टी अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस ई ए स्क्वायर बाई जेड एस कॉस थीटा एस। ये हमें मिल गया एक्टिव पावर डेवलप्ड बाई मोटर। सिमिलरली रिएक्टिव पावर क्यू डेवलप्ड भी हम निकाल सकते हैं, ई ए वी टी बाई जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस ई ए स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा एस। ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर डेवलप्ड बाई मोटर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो अब यहां पे अगर हमें मैक्सिमम एक्टिव पावर चाहिए, फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर फॉर मैक्सिमम एक्टिव पावर, इसे अगर हमें मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, और वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा की वैल्यू 1 करना पड़ेगा। थीटा एस माइनस डेल्टा कॉस इनवर्स 1 हो जाएगा 0, तो डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए थीटा एस। ये है मैक्सिमम एक्टिव पावर की कंडीशन। राइट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर थीटा एस की वैल्यू मान लेते हैं 50 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा को आप मैक्सिमम 50 डिग्री तक यूज कर सकते हो। 50 डिग्री से ज्यादा हुआ अगर डेल्टा, तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी और हमारी मशीन क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो मैक्सिमम एक्टिव पावर तक ही मशीन हमारी स्टेबल है। ये कर्व मैं आपको बताऊंगा, पी डेल्टा कर्व आगे आएगा। राइट, अब हम इसे थोड़ा सा आसान करते हैं, कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, क्योंकि अभी जो हमने टर्म्स निकाले हैं पावर के वो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा आसान करते हैं। तो थोड़ा सा आसान करने के लिए लेट अस मेक एन अप्रोक्सीमेशन। एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेट आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। आर्मेचर रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। देन वी नो दैट सिंक्रोनस इंपीडेंस क्या होता है,
आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस जे एक्सेस, तो ZS क्या हो जाएगा, जे एक्सेस, क्योंकि RA को हमने क्या कर दिया है, 0 पुट कर दिया है, करेक्ट। तो अगर हम इसे, अभी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, अगर हम इसे पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो ZS क्या हो जाएगा, एक्सेस एंगल 90। आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, राइट। देखिए इसको मैं प्रूफ करके आपको बता देता हूं। हम जानते हैं कि ZS क्या होता है, RA प्लस जे एक्सेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ZS क्या हो जाएगा, RA स्क्वायर प्लस एक्सेस का स्क्वायर। अगर RA 0 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ZS क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्सेस का स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ZS इज इक्वल टू एक्सेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ZS की जगह हमने क्या रख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो एक्सेस। थीटा क्या होता है, याद करिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सेस अपॉन RA, यही था एंगल। यहाँ पे RA 0 है तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है, 90। यहाँ पे हमने थीटा एस लिया हुआ था, तो थीटा एस क्या हो गया, 90, तो हमने क्या रख दिया, 90। तो ZS आ गया एक्सेस एंगल 90, अगर हमने जो रेजिस्टेंस है उसे नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब इस अप्रोक्सीमेशन को हम मोटर के लिए भी यूज करेंगे और जनरेटर के लिए भी यूज करेंगे। तो देखिए पहले बात करते हैं जनरेटर की। केस 1 अप्रोक्सीमेशन हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर जनरेटर। तो जनरेटर के लिए हम हमेशा कौन सा पावर प्रेफर करते हैं, जब तक दिया नहीं गया हो क्वेश्चन में तब तक आप प्रेफर करोगे डिलीवर्ड पावर, क्योंकि हम जो एक्चुअल पावर डिलीवर कर रहे हैं उससे हमें मतलब है, क्योंकि जो एक्चुअल पावर लोड को हम डिलीवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो P डिलीवर्ड का फॉर्मूला हमने क्या लिया था, याद करिए, EA VT अपॉन XS कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस VT स्क्वायर, यहाँ पे ZS था, अभी हम एक्सेस नहीं रख रहे हैं, ये ZS VT स्क्वायर बाई ZS कॉस डेल्टा, यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था एक्टिव पावर का। तो अगर इफ RA इज इक्वल टू 0 है तो ZS चेंज हो जाता है एक्सेस में और थीटा एस की वैल्यू हो जाती है 90। पुट कर दीजिए यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा P EA VT, ZS की वैल्यू क्या हो जाएगी, XS cos थीटा एस हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा माइनस VT स्क्वायर बाई ZS cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास सिर्फ एक टर्म बचेगा, बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। EA VT अपॉन XS cos 90 माइनस डेल्टा, cos 90 माइनस डेल्टा क्या होता है, साइन डेल्टा, तो ये हो जाएगा EA VT अपॉन XS साइन डेल्टा। तो ये आपने पढ़ा हुआ है जो हमने अभी प्रूफ किया, EA VT अपॉन XS, EV अपॉन X साइन डेल्टा, सेम वही फॉर्मूला है, XS साइन डेल्टा। तो अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो पावर डिलीवर्ड टू लोड बाई जनरेटर का फॉर्मूला हो जाता है, ये कितना छोटा हो गया फॉर्मूला पहले से, पावर डिलीवर्ड बाई अल्टरनेटर, या एक्टिव पावर आप कर लीजिएगा, एक्टिव पावर डिलीवर्ड बाई अल्टरनेटर। तो रिएक्टिव पावर की भी बात कर लेते हैं। रिएक्टिव पावर
डिलीवर्ड बाय अल्टरनेटर, फॉर्मूला क्या था? Q का फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू ई ए वी टी अपॉन जेड एस साइन थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई जेड एस साइन डेल्टा। तो Q की वैल्यू हो जाएगी ई ए वी टी, जेड एस को किससे रिप्लेस कर देना है? एक्सेस से, साइन 90 माइनस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई जेड एस साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 90 माइनस डेल्टा कॉस डेल्टा। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई ए वी टी अपॉन एक्स एस कॉस डेल्टा माइनस वी टी स्क्वायर बाई जेड एस। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय अल्टरनेटर। रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय अल्टरनेटर व्हेन आर ए इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब हम बात करते हैं केस 2 फॉर मोटर। मैंने आपको बताया था मोटर के लिए कौन सी पावर हमें लेना है। आप चाहो तो दोनों निकाल सकते हो, डेवलप्ड और डिलीवर्ड, बट हमेशा जनरेटर के केस में डिलीवर्ड पावर इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हम लेते हैं ज़्यादातर, और मोटर के केस में जो डिलीवर्ड पावर है या इनपुट पावर मोटर के केस में आप बोल सकते हो, और अल्टरनेटर के केस में डिलीवर्ड पावर। केस 2 फॉर मोटर। मोटर के केस में हम लेंगे सबसे पहले इनपुट पावर। क्या हो जाएगा इनपुट पावर? वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस माइनस ई ए वी टी अपॉन जेड एस कॉस थीटा एस प्लस डेल्टा। So if armature resistance is 0, then ZS को हम रिप्लेस कर सकते हैं XS से, और थीटा S की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो यूज करते हैं P in इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर बाई जेड एस कॉस 90 माइनस ई ए वी टी, सॉरी जेड एस को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेस से। तो वी टी स्क्वायर बाई एक्स एस, ई ए वी टी अपॉन एक्स एस कॉस 90 प्लस डेल्टा। तो कॉस 90 हो जाएगा 0, कॉस 90 प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा? माइनस साइन डेल्टा। तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा? ई ए वी टी अपॉन एक्स एस साइन डेल्टा, राइट? इनपुट पावर टू मोटर। क्योंकि मोटर हमेशा पावर लेती है, जनरेटर डिलीवर करता है, इसीलिए उस हिसाब से हमने पावर को चूज किया हुआ है। अब रिएक्टिव पावर Q इनपुट क्या था? वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा एस माइनस ई ए वी टी अपॉन जेड एस साइन थीटा एस प्लस डेल्टा। Q इनपुट कितना हो जाएगा? आर ए इज इक्वल टू 0 रखने के बाद वी टी स्क्वायर अपॉन एक्स एस साइन 90 माइनस ई ए वी टी अपॉन एक्स एस साइन 90 प्लस डेल्टा। तो Q
इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा VT स्क्वायर अपॉन XS साइन 90 हो जाएगा 1 माइनस EA VT अपॉन XS ये हो जाएगा कॉस डेल्टा। ये करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है इसी टॉपिक से, उसे देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर। एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। पहला केस है जनरेटर का। फॉर जनरेटर, जनरेटर की बात करते हैं। तो जनरेटर के केस में हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रिएक्टिव पावर का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो जनरेटर के केस में जो रिएक्टिव पावर आया है वो आप चेक कर सकते हो कितना है। Q इज इक्वल टू EA VT अपॉन XS कॉस डेल्टा माइनस VT स्क्वायर अपॉन XS, ये X हो जाएगा। तो इसे फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं। तो रिएक्टिव पावर हो जाएगा EA VT अपॉन XS कॉस डेल्टा माइनस VT स्क्वायर अपॉन XS। तो यहां से VT अपॉन XS हम कॉमन ले लेते हैं, VT अपॉन XS। तो हमें क्या मिलेगा, EA कॉस डेल्टा माइनस VT, ये हमें मिल जाएगा रिएक्टिव पावर फॉर जनरेटर या रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर। ठीक, तो मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इफ E cos डेल्टा की वैल्यू बड़ी है, यानी कि EA cos डेल्टा की वैल्यू बड़ी है टर्मिनल वोल्टेज से, तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन जीरो होगी। तो Q की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा कौन सी कंडीशन होती है, लैगिंग पावर फैक्टर की। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन है, यानी कि जनरेटर डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। जनरेटर delivers lagging reactive power। फिर से if from equation first, अगर EA cos डेल्टा की वैल्यू छोटी है टर्मिनल वोल्टेज से, तो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू लेस देन जीरो। Q की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग, राइट। और एक और चीज देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर EA cos डेल्टा की वैल्यू बड़ी है टर्मिनल वोल्टेज से, इसका मतलब क्या होता है, ये ओवर एक्साइटेड की कंडीशन है। ओवर एक्साइटेड कैसे, हमने एक्साइटेशन क्या होता है, फील्ड करंट। फील्ड करंट हमने जितनी रिक्वायर है उससे ज़्यादा दे दी है। फील्ड करंट हमने ज़्यादा दे दी है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है वो ज़्यादा जनरेट हो रही है। फ्लक्स ज़्यादा जनरेट हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाई कॉस डेल्टा, दैट इज ये कॉस डेल्टा का जो प्रोडक्ट है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा है। ये कंडीशन होती है ओवर एक्साइटेड की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवर एक्साइटेड कंडीशन के दौरान जो जनरेटर है वो किस तरह का रिएक्टिव पावर के साथ डील करता है, तो लिखिएगा ड्यूरिंग ओवर एक्साइटेड कंडीशन द जनरेटर डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। ओवर एक्साइटेड कंडीशन के दौरान जो जनरेटर है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। ठीक, अब
अगर ये कॉस डेल्टा की वैल्यू छोटी है टर्मिनल वोल्टेज से, मतलब ये की वैल्यू कम है यानी कि एक्साइटेशन कम है, अंडर एक्साइटेड कंडीशन, अंडर एक्साइटेड कंडीशन, कंडीशन है अंडर एक्साइटेड। तो अंडर एक्साइटेड कंडीशन के टर्म के केस में क्यू की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, राइट। क्यू की वैल्यू लेस देन जीरो है, इसका मतलब द जनरेटर इज डीलिंग विथ लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब जनरेटर डिलीवर्स लीडिंग रिएक्टिव पावर, जनरेटर delivers लीडिंग रिएक्टिव पावर या Q। तीसरी कंडीशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू बराबर है टर्मिनल वोल्टेज के, तो ये होता है क्रिटिकली एक्साइटेड की कंडीशन, मतलब जितनी एक्साइटेशन हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही एक्साइटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ज्यादा ना कम। एक्साइटेशन का मतलब है फील्ड करंट, तो ये होता है क्रिटिकली एक्साइटेड की कंडीशन। एक्साइटेड कंडीशन, तो इस कंडीशन में जो मशीन है या जो जनरेटर है वो ना तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा ना डिलीवर करेगा। जनरेटर नीदर delivers reactive power nor absorb any reactive power, मतलब रिएक्टिव पावर हमेशा जीरो है इस केस में, मतलब पावर फैक्टर कैसा है, यूनिटी, ना लीडिंग ना लैगिंग, सही है। अब सेकेंड केस देखते हैं हम मोटर के लिए, केस टू, फॉर मोटर क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाला था मोटर के लिए, वी टी स्क्वायर अपॉन एक्स एस माइनस वी टी डॉट ई ए अपॉन एक्स एस कॉस डेल्टा, यही रिएक्टिव पावर हमने निकाला था, यानी कि इनपुट पावर टू इनपुट रिएक्टिव पावर टू मोटर, या मोटर कितना पावर एब्जॉर्ब कर रही है। वी टी बाई एक्सेस कॉमन ले लेते हैं, हमें मिलेगा वी टी माइनस ई ए कॉस डेल्टा, इसे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इस केस का। तो इफ ई ए कॉस डेल्टा की वैल्यू बड़ी है टर्मिनल वोल्टेज से, मतलब ये कैसी कंडीशन है, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड कंडीशन है। तो ये कॉस डेल्टा की वैल्यू अगर ज्यादा बड़ी है टर्मिनल वोल्टेज से, तो क्यू क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्यू अगर लेस देन जीरो है तो पावर फैक्टर कैसा है बताइए, क्यू इज लेस देन जीरो, देन द पावर फैक्टर इज लीडिंग, तो मोटर क्या करेगी, मोटर एब्सॉर्ब लीडिंग reactive power. Now if ई ए cos डेल्टा की वैल्यू कम है टर्मिनल वोल्टेज से, तो ये कंडीशन है किसकी, अंडर एक्साइटेशन की। अंडर एक्साइटेड कंडीशन, तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर ये cos डेल्टा की वैल्यू कम है, वी टी की वैल्यू ज्यादा है, तो Q इज ग्रेटर देन जीरो,
और Q की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये किस पावर फैक्टर का नोटेशन है? लैगिंग पावर फैक्टर का। तो ये हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। इसका मतलब द मोटर एब्सॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर। मोटर एब्सॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो सिमिलरली अगर E cos डेल्टा की वैल्यू बराबर है टर्मिनल वोल्टेज से, मतलब जितनी एक्साइटेशन की हमें जरूरत है हम उतनी एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्रिटिकली एक्साइटेड कंडीशन। क्रिटिकली एक्साइटेड कंडीशन। तो इक्वेशन फर्स्ट से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। Q इज इक्वल टू 0। सो द मोटर नीदर एब्सॉर्ब रिएक्टिव पावर नॉर डिलीवर रिएक्टिव पावर। करेक्ट। तो हमारे पास एक्टिव पावर क्या मिला है? P इज इक्वल टू ई ए वी टी अपॉन एक्स एस साइन डेल्टा। तो अगर हम P और डेल्टा का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या बनता है? ये P डेल्टा कर्व इसे बोलते हैं। तो जब आप P डेल्टा कर्व प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह का प्लॉट देखने को मिलेगा, राइट। इसको थोड़ा सा और परफेक्ट, कुछ इस तरह का आपको प्लॉट देखने को मिलेगा। इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर और ये है 90 डिग्री, राइट। मैकेनिकल पावर इनपुट कांस्टेंट होता है, तो हम मान लेते हैं ये है मैकेनिकल पावर PM। मैकेनिकल पावर PM। तो अगर हम एक्साइटेशन को डिक्रीज करते जाते हैं, एक्साइटेशन को डिक्रीज करते जाते हैं मतलब फील्ड करंट को डिक्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से फील्ड फ्लक्स डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF डिक्रीज होता जाएगा। तो ये EA डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारा जो पावर है, यानी कि अगर हम P मैक्स निकालें, P मैक्स क्या होता है? EA VT अपॉन एक्सएस साइन डेल्टा 1 हो जाएगा। तो अगर हम एक्साइटेशन डिक्रीज करते चले जाएं, फ्लक्स डिक्रीज होती चली जाएगी, जिसकी वजह से EA डिक्रीज होता चला जाएगा। तो EA अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम एक्साइटेशन डिक्रीज करते जाते हैं तो जो हमारा कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल 4 कर्व्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि आप मुझे ये बताइए कौन कौन से कर्व वैलिड हैं, कौन कौन से कर्व इनवैलिड हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड कर्व आर वैलिड, थर्ड एंड फोर्थ कर्व आर इनवैलिड। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उतनी एक्साइटेशन दे ही नहीं रहे हैं जितनी हमारे लोड की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल लोड हमने जो कनेक्ट किया वो तो कांस्टेंट हमने रखा हुआ है, और मैकेनिकल लोड हमारा यहाँ है। हम जो एक्साइटेशन दे रहे हैं उसकी वजह से जो मैक्सिमम पावर जनरेट हो रही है वो यहीं तक हो रही है। मतलब अगर हमें वैलिड कर्व चाहिए तो जो कर्व है वो हमेशा जो मैकेनिकल पावर लोड है का कर्व है जो कांस्टेंट है PM, उसे कट करना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट एंड सेकंड वैलिड होगा, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बहुत डिटेल में हमने कवर कर लिया है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।